बात करने जा रहे हैं सेक्शन 7 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। और ये सेक्शन आपको बताता है कि आप कब कॉम्पिटेंट हो किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। कॉम्पिटेंट मीन्स व्हेन आर यू कैपेबल, लीगली कैपेबल टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन में कि हर वो इंसान जो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट कब होते हैं? या तो आप साउंड माइंड के हैं, आप 18+ के हैं यानी मेजॉरिटी में हैं, और आप जिस लॉ के अंडर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस लॉ का कोई सेक्शन आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। तो 3 चीज़ें हैं किसमें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है और प्रॉपर्टी आपके नाम है, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 में लिखा है कैसी प्रॉपर्टी भाई? ट्रांसफरेबल। अच्छा, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगा? सेक्शन 6 बताता है आपको कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल या कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन ट्रांसफरेबल है। तो फिर से एक बात, सेक्शन 7 कहता है इफ यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, तो आप उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, आप ओनर नहीं हो प्रॉपर्टी के तो क्या? तो भाई आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। या तो आप प्रॉपर्टी के ओनर हो या फिर ओनर ने आपको अथॉरिटी दे रखी हो, इन दो में से कोई भी एक कंडीशन हो, और साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कैसे? यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड, you should be 18+ and the law under which you are transferring should not prohibit you। ठीक है, तो ये अगर कंडीशंस मैच कर रही हैं फिर आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का कर सकते हो। फिर सेक्शन 7 क्या कहता है कि वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो? या तो ये पूरी प्रॉपर्टी है, इसको पार्टली दे सकते हो या पूरा का पूरा दे सकते हो। साथ ही या तो जो प्रॉपर्टी दे रहे हो उस पर कोई कंडीशन लगा सकते हो या फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर सकते हो। माने इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र क्या होगा? मैंने कहा भाई तू ले जा पूरी प्रॉपर्टी, पैसे दे दे, ये प्रॉपर्टी ले जा, जो भी मेरे अधिकार थे इस पर आज से वो सारे अधिकार तेरे, तुझे कोई रोक नहीं है, जैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है वैसे कर, जिसको देना है उसको दे सकता है। यू आर द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट्स एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफ़र? कंडीशनल ट्रांसफ़र में साहब आप एक कंडीशन लगा देते हो कि यार ये ज़मीन है, इस ज़मीन का मान लो ये हिस्सा छोड़ देना, मेरा घर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से हवा पानी मुझे आता रहेगा। तो ये कंडीशन आप सेक्शन 10 और 11 में आप बात करता है कि कौन सी कंडीशंस लग सकती हैं, कौन सी कंडीशंस नहीं लग सकती। तो हमने क्या बोला, सेक्शन 7 क्या कहता है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कब? वो जो कंडीशंस थी, competent to enter into a contract, you should be entitled to the property or you should have the authority। उस केस में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो या तो पार्टली या फिर पूरी तरीके से कंप्लीटली, साथ ही कंडीशनली या फिर एब्सोल्युटली सारे राइट्स दे सकते हो या फिर कुछ कंडीशंस लगा सकते हो ट्रांसफर पर। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो। अच्छा, अथॉरिटी कैसे हो सकती है किसी के पास बेचने की? अगर आपके पास आप ओनर नहीं हो तो यू शुड हैव द अथॉरिटी टू सेल। माने अगर कोई मैनेजर है किसी एस्टेट का, उसको ड्यूटीज दी थी भाई कि तुम्हें सिर्फ संभालना है ये एस्टेट, उसको अथॉरिटी नहीं दी थी बेचने की, पर फिर भी जाके बेचा है, ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड है। अथॉरिटी कैसे दी जा सकती है? आप या तो एजेंट हो अंडर एन एजेंसी, द लॉ ऑफ एजेंसी, मतलब इधर कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है या फिर आप कोर्ट से परमिशन लेते हो। मान लीजिए रिसीवर जो होता है सीपीसी में, तो रिसीवर को कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि जाओ ये प्रॉपर्टी जाकर बेच दो। या फिर आप गार्डियन हो किसी माइनर के, तो माइनर के केस में गार्डियन को प्रॉपर्टी एलिनेट करने से पहले परमिशन लेनी होती है कोर्ट की, उस केस में आपको अथॉरिटी मिल जाती है। किसी लॉ के अंडर आपको अथॉरिटी मिल सकती है। मान लीजिए आप करता है, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में करता जो है इकलौता ओनर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ही हैज़ द राइट उस प्रॉपर्टी को बेचने का। कुछ कंडीशंस हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पर ही बेच सकता है। ऐसा नहीं हर
अपनी मनमर्जी से बेच देगा, बट स्टिल उन कुछ केसेस में भी उसके पास क्या है, अथॉरिटी मिल जाती है। तो ये केसेस है अथॉरिटी के, एजेंसी के केस में, कोर्ट के केस में, और अंडर अ लॉ और स्टैच्यूट या फिर कोर्ट से परमिशन के केस में, ये वो केसेस जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल सकती है। तो आई होप आपको सेक्शन 7 समझ आ गया हो। सेक्शन 7 से आप कब कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जब आप कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो और आप एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी हो, और एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी नहीं है तो एटलीस्ट अथॉरिटी हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसने वाइफ से छुपकर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अनसाउंड माइंड का आदमी है और उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। इस तरह का ट्रांसफर कैसा होगा बताओ? फर्स्ट कंडीशन थी ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए। ये इंसान तो अनसाउंड माइंड का था, तो ट्रांसफर कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर? पक्का? एक और पॉइंट है इसमें कि मान लीजिए कोई इंसान है जो प्रॉपर्टी संभाल रहा है, असली ओनर नहीं है, ही इज एन ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब दिखता है, लगता है वो ओनर के जैसा, पर असल में है नहीं। अगर उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसने अपनी जी जान से मेहनत की थी ये ढूंढने में कि यही असली ओनर है या नहीं, इसके पास अधिकार है भी या नहीं बेचने का, और उसको यकीन हो गया कि हाँ इसके पास अधिकार है। जिसने प्रॉपर्टी बेची है उसने पूरी जान लगा दी दिखाने में कि मेरे पास अधिकार है, और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसने भी पता किया और उसको भी विश्वास हो गया कि इसके पास अधिकार है, पर असल में अधिकार नहीं था। ऐसे केसेस में सेक्शन 41 अप्लाई होता है, और वहाँ सेक्शन 41 कहता है कि अगर ओनर ऑस्टेंसिबल था, प्रॉपर्टी को गुड फेथ में ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफरी यानी जिसके पास प्रॉपर्टी गई है उसने पता भी किया था, वो उसने खुद को संतुष्ट किया कि हाँ ये ऑथराइज्ड है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, फिर सेक्शन 41 अप्लाई होता है। उस केसेस में ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड हो सकता है। ठीक है, या हो जाता है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। सेक्शन 8 में मिलते हैं हम टीपीए के, और इस तरह से फिर आगे मिलते रहेंगे। बाय बाय।